या हेलो। गुड जी, इवनिंग जी। सर। नमस्कार। गुड नमस्कार। इवनिंग सर, कैसे हैं? मैं नमस्कार। हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। जी। अम, अभी हम थोड़ी देर रुकते हैं। ओके। अम, क्योंकि शायद कोई नेटवर्क इशू है, मैं भी 5 मिनट से लाइव था। हम्म। बट आपको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? या यू आर ऑडिबल। हम्म, हाँ, बिकॉज क्या है ना कि नेटवर्क इशू नहीं होता, बट कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस लाइव में इश्यूज रहते हैं। हम्म। जी। ओके। अभी हम एंड थोड़ी देर इस इनिशिएटिव के वेट लिए करेंगे। बहुत बहुत बेस्ट विशेस। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। जिसके थ्रू बहुत सारे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स, उनसे रिलेटेड एसोसिएट्स जो उस पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। और कई सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मुझे लगता है जिनको जानने की जरूरत है दुनिया को, बट शांत है, कहीं बैठे हुए हैं, तो आपके मीडियम से लोग जान पा रहे हैं उन्हें, ये भी बड़ी बात हम सब तो सब माध्यम बन रहे हैं बस, है। सही बात कला के आशीर्वाद में, है, बहुत बड़ी बात। कला के सानिध्य में सब कुछ कर रहे हैं। बड़ी बात जी। है आपकी काइंडनेस है। अभी शायद हम लोग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे फिर सब लोग जुड़ते रहेंगे, हम्म। है ना? ओके। अम, मैं विवेक जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा नृत्य नाट्य कला संगीत संध्या में। आशा करता धन्यवाद। हूं कि आप सुख संपन्न होंगे। और आपका बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत भी, कि जैसे बोलते हैं कि पांचों उंगलियां पूरी हो, पांचों उंगलियों से एक मुट्ठी पूरी होती है, और उसी में नसीब होता है, उसी में कला होती है। सो आप हमारे पांचवें गेस्ट हैं हमारी सीरीज के। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूंगा मैं भी अपना समय देने के लिए। मैं भी आपका जी। बहुत हाँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने इनवाइट किया, अपॉर्चुनिटी दी, मेरे बारे में कुछ जानना चाहा, तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। एक्साइटेड। अम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कला बहुत खूबसूरत चीज है। सो आप इस खूबसूरती से कब रूबरू हुए, किस उम्र में, या किस वर्ष से आपने शुरू किया ये सब? तो वैसे जर्नी बहुत पहले शुरू हो गई थी। बेसिकली जब मैं कह सकते हैं, जब मैं 5 या 6 वर्ष का था, उस समय से एक कला कहते हैं ना, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से की जा सकती है। तो मेरे पास एक चौक का टुकड़ा हुआ करता था बचपन में, मुझे याद है। तो मैं उससे घर के आंगन में बनाया करता था कुछ क्रिएचर्स या कुछ ऐसी चीजें जो शायद उस समय एक नौसिखिए बच्चे की तरह होता है ना, वैसे करके। उसके बाद जी। में धीरे धीरे अपने जो आर्ट वर्क है उसे पैशन में कन्वर्ट किया। धीरे धीरे नई नई चीजें सीखी, कुछ लोगों से सीखी, कुछ आर्टिस्ट से, और कुछ खुद से अंदर से इन्वेंट किया कुछ न कुछ नई चीजें आर्ट के क्षेत्र में। तो बहुत पुराना जर्नी चली आ रही है, अभी आगे भी बहुत जाना है आगे तक, देखें कहाँ तक पहुंच पाते हैं। जी। और कला की मंजिल कहाँ तक पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, ये तो हम में से कोई नहीं जानता हम्म। शायद। और ना हम्म। ही पता चलना चाहिए, क्योंकि फिर पहले ही भ्रम हो जाए ना चीज का, कि क्या सत्य होने वाला है, तो हम अपने सत्य पे काम करना छोड़ देते हैं। हाँ, सही अम, बात है। तो अपने सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए। और तो बहुत खूबसूरत बात है। सो मुझे ओके। विवेक जी बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपने इतने साल पहले या इस उम्र से ये चीज, अपनी कला को जाना, उसके मोह में बंधे। पर जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, और उसके नजरिए से फिर आपने कला से आप संपूर्ण रूप से कब समर्पित हुए? ओके। तो इंटरमीडिएट के बाद मैं डिप्लोमा करने चला गया था। मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा हाट से मैंने ग्रेजुएशन किया, मतलब आई मीन सॉरी, डिप्लोमा किया वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। एंड देन ग्रेजुएशन भी किया साथ ही साथ, ताकि एक डिग्री भी होनी जरूरी है आज की डेट में। जी। देन मास्टर्स किया आर्ट्स के, और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रहा था। तो कोशिश की थोड़ा लिटरेचर की भी जानकारी ले सकूं आर्ट के साथ साथ। तो इतना एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, बट एजुकेशन बैकग्राउंड होने के साथ साथ पेंटिंग्स भी चल रही थी। जब कॉलेज टाइम पे था तो सामने टीचर पढ़ा रहे होते थे और मेरी नोटबुक में अपना क्रिएचर्स वगैरह चल रहे होते थे, कुछ स्केचेस बनाना या कुछ भी ऐसा लैंडस्केपिंग वगैरह करना बॉल पेन से।
तो चल रही थी कहानी, ऐसा कुछ। और वो बहुत खूबसूरत बात है, जैसे आपने कहा कि टीचर वहां पढ़ा रहे होते थे और मैं अपनी कला में लगे रहता था। सो ना, वो बहुत खूबसूरत चीज होती है कि जो इंसान शांत होता है, सरल होता है, उसके अंदर उतना भूचाल और तूफान होता है, कला का, समझ का और जिंदगी का। और वही चीज का दूसरा नाम कलाकारी बहुत है, चाहे जिस भी कला से हम जुड़े हों। सो जैसे कि अब आपने अपनी कॉलेज के टाइम का बताया, तो आपने अपना फिर ऑब्वियसली जॉब स्टार्ट किया होगा, तो आपने जॉब और अपनी कला को कैसे मैनेज किया, या एक टाइम पे आपने अपनी जॉब को अलविदा कह के आर्ट में आप किस तरीके से आए, हम उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ओके। सो स्टार्टिंग हुई थी, कॉलेज करा था क्योंकि डिप्लोमा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो जाहिर सी बात है किसी जी। इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करनी थी। तो हम चले गए, ऐसी कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी थी, एक मोबाइल कंपोनेंट्स बनाती थी। तो उसके बाद वो यूपीएस वगैरह कन्वर्टर्स वगैरह बनाने लगी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब उस जॉब में थोड़ा सा मन नहीं लगा, तो लगा कि थोड़ी सी डिफरेंट जॉब करनी चाहिए। तो लाइक सेल्स वाली जॉब करी, ये बहुत अलग टॉपिक है, जबकि इसका कोई मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड से लेना देना नहीं है। जी। बट सेल्स की नौकरी से मुझे एक चीज समझ में आई कि लोगों के साथ जो रिलेशन बिल्डअप करना है, या उन्हें समझना है, या फिर नई नई जगह जाना है सेल्स की कॉल अटेम्प्ट करने के लिए, तो इससे क्या राहत मिली कि लाइफ में लोगों को फेस करना सीखा। तो पहले बड़ा शाई नेचर हुआ करता था, अभी भी ठीक ठाक सा है, बट उस समय बहुत ज्यादा शाई हुआ करता था, लोगों से मिल ही नहीं पाता था। सेल्स की नौकरी ने मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी अच्छी दी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं बैंक में था, ऐसे लास्ट टाइम मैं आरएम था इंडसइंड बैंक में। तो जब मैंने बैंक की जॉब में था तो मुझे केबिन दिया गया था, जहाँ पे एक फोन कॉल और ये सारी चीजें, फैसिलिटी, एसी, वेल मेंटेन्ड रूम, बट उसके अंदर एक लाइक ए गोल्डन केज होता है, वैसी फीलिंग थी। दैट वाज जस्ट लाइक ए गोल्डन केज। सो सब कुछ अच्छा था। मैं एटमॉस्फेयर के बारे में बुराई नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पर से मुझे कुछ सीखने को मिला है। बट लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं फंस गया था उसके अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बाहर निकलना है थोड़ा सा, क्योंकि मैं दिन भर यहीं पर बैठा हूँ और मेरे अंदर जो आर्ट है, आर्टिस्ट है, वो डे बाय डे मतलब निकलता जा रहा है, खोता जा रहा है। तो कोई मिस्ट है उसमें, खो गया था। तो मैंने कहा क्विट करना चाहिए इसे। सर से बात करी, बॉस से, मैंने कहा बॉस मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, तुझे प्रमोशन चाहिए है ना? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए सर, अभी अभी मुझे मैं चाहिए वापस। तो धीरे धीरे निकल गया सर वहां से। नोटिस पीरियड सर्व किया और मैंने कहा सर बड़ा अच्छा लगा काम करके साथ में, अब मुझे इजाजत दें। और मैं निकल आया सर वहां से। चलिए, उसके बहुत बाद से पूरी। अच्छी बात है कि आपने नोटिस पीरियड सर्व किया, बिकॉज सेम मैंने भी फील किया है जब मैं अपने कॉर्पोरेट में था, ओके कि ओके। मैं नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं किया था। वाह, ट्रू आर्टिस्ट है मैंने कहा ना। नहीं, ऐसी बात हाँ, नहीं है, बट मैं शायद और ज्यादा पागलपन रखता हूँ अपनी कला के लिए, पता नहीं। बिल्कुल सो बिल्कुल। दे सेड कि हम फंड रिलीज नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं ओके। इतने सालों से शायद फंड के लिए काम कर भी नहीं रहा था, वरना मैं बहुत बड़ी, इससे बेटर जॉब पा सकता हूँ, है बहुत ना। बड़ी। सो हाँ, वही मतलब ये कॉर्पोरेट वाला आंसर या क्वेश्चन हो सकता है, बट इससे हम ये दर्शाते हैं कि हम अपनी कला से कितना प्यार है। हाँ, सही बात। कि और पता है कि कला में कितने चैलेंजेस, कितने स्ट्रगल, कितनी स्लीपलेस नाइटें और कितनी ट्रेवल टायर्डनेस रहेगा, समझ। वो एक पार्ट है। पर उससे जो खूबसूरती निकल के आती है, या जो अपनी कला में दर्द या सुर संगत को बांधने का हुनर आता है, वो हाँ खूबसूरती किसी पैसे से बढ़ के होती है। ऑब्वियसली पैसा जरूरी हाँ। है, पर ऐसा पैसा, क्या पैसा जिसमें रंग नहीं, धब्बे लगे हों। वाह, अद्भुत। और कलाकार को रंग पसंद आते हैं, ना कि धब्बे, सही बात है, बिल्कुल सहमत। है ना। हम्म, सो इसी तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि कला बहुत बड़ा शब्द है और हम सब छींटे हैं, पर कुछ कलाकार होते हैं कि जो अपने अंदर भवसागर समा लेते हैं और छींटे की जगह पानी की बूंदों की तरह अपनी कला को बाहर की दुनिया में दिखाते हैं कि देखो, ये मेरी तपस्या है, इसको आप देखो। तो वो एक खुद को जानना और अपनी कला को मान के आगे ले जाना, वो जर्नी एक प्रॉपर कैसे शुरू हुई जॉब क्विट के बाद। ओके। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। जी।
बहुत लंबा स्ट्रगल रहा सर। कोशिश करी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ आर्टिस्ट लोगों को देखा, देखा कि वो कैसे करके पेंटिंग्स करते हैं, किन किन आर्ट फॉर्म्स में काम करते हैं, क्या क्या मल्टीपल आर्ट कैटेगरीज होती हैं, बिकॉज आर्ट की कोई बेसिक पढ़ाई तो की नहीं थी, तो खुद ही सीखना था, थोड़ा इंटरनेट से, थोड़ा किताबों से। तो सीखा, समझा। उसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद लगा, अच्छा आपने एक वर्ड सुना होगा VEVISM करके, विविज्म। एक्चुअली ये मैंने एक आर्ट फॉर्म इन्वेंट करी थी आज से लगभग 6 साल पहले। ये इसे मैं इन्वेंट करना इसलिए कहूंगा बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा होता है, लाइक लैंडस्केप पेंटिंग्स कर रहे हैं, कुछ पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं, कुछ है ना, कुछ स्केचिंग कर रहे हैं, आर्किटेक्चर्स पे काम कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द एनर्जी ट्रैवलिंग इन द यूनिवर्स? तो मुझे ऐसा लगा कि अ, अंदर से एक आवाज आई कि हर टॉपिक, हर एलिमेंट और हर क्रिएचर के अंदर एक एनर्जी चल रही है, आइदर इट्स लिविंग और नॉन लिविंग। तो उनके अंदर जो एनर्जी है, किस तरीके से उसे पेंटिंग्स में उतारा जा सके। तो इस दौरान मैं एक सीरीज पे काम कर रहा था जिसका नाम है वेक्टर्स एंड वाइब्रेशंस। तो वेक्टर्स से VE शब्द लिया गया, वाइब्रेशन से VI, देन दैट इज विविज्म। तो इस टॉपिक के अंदर वो सारी चीजें कवर्ड हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा था, उसमें सारा स्ट्रगल, सारी सीरीज, सारी वाइब्रेशंस, सारे कलर कॉम्बिनेशंस जो उस दौरान फेस किए गए थे और एक्सपीरियंस किए गए थे, वो सारे कुछ कवर्ड हैं। बाकी फिर भी मैं थोड़ा सा यही बताना चाहूंगा कि इस दौरान जब मैं इस सीरीज पे काम कर रहा था, कई सारी रातें जो आपने बताया, स्लीपलेस नाइट्स, टायर्ड, ये सारा कुछ फेस किया, 3:30 4 बजे तक उठ के पेंटिंग्स बनाना। एंड देन उसको सुबह सुबह, क्योंकि नींद तो आएगी नहीं फिर, अब हाँ आ भी सकती है, 4 बजे उठ सो के, अब सुबह 7 या 8 बजे उठ के फिर उसको देखना इस आर्ट वर्क को। तो ऐसा नहीं लगता था कि यार ये अभी 2 घंटे पहले बनाया, ऐसा लगता है लास्ट नाइट बनाया था। और उस दौरान क्या होता था, कई दिनों तक नींद भी नहीं आती थी प्रॉपर, बिकॉज दिमाग में जो आर्ट क्रिएशंस थी उनको पेपर में जब तक नहीं निकालेंगे तो वो कॉन्सेप्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। बिकॉज पोर्ट्रेट बनाना एक पल के लिए आसान है, क्योंकि वो काम मशीन आपसे या हमसे बेहतर कर सकती है। लाइक मुझे आपका पोर्ट्रेट बनाना है तो मैं 2 घंटे मेहनत करके नहीं बनाना चाहूंगा, मैं एक फोटोग्राफ ले लूंगा आपका, उसे फोटो कलर लैब पे ले जाके प्रिंट करूंगा, देन फ्रेम करूंगा, इट्स बेटर। बट जो कॉन्सेप्ट्स दिमाग के अंदर है, व्हाट अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, तो उनको पेपर पे लाना बहुत जरूरी है। जब तक वो पेपर पे नहीं, आप मेरे बैकग्राउंड में क्रिएशन देख रहे होंगे, इनफैक्ट ये पूरी एक सीरीज है, डल पे लगी हुई है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक्चुअल में जो नई सीरीज है ये डिस्टॉर्टेड विजन नाम से है। इसके अंदर ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जो फ्यूचर में आएंगे। यानी मेरे माइंड में कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी हम 2000 समथिंग में चल रहे हैं, देन 3000, 5000, 10,000, तब क्या होगा। तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं रिलीजियस बुक्स के अकॉर्डिंग, ये मेंशन किया जाता है कि लोग जमीन के नीचे रहा करेंगे। तो लोगों को जमीन के नीचे इसलिए रहना पड़ेगा बिकॉज धरती पे तापमान इतना बढ़ जाएगा, धरती पे कुछ खाने को नहीं रहेगा, और ऊपर गर्म हवाएं चलेंगी, तूफान चला करेंगे, तो लोगों को ऑब्वियसली बात है कुछ इस तरीके से हॉलो स्पेस में रहना पड़ेगा। तो इसकी इस सीरीज के अंदर वो सारे आर्किटेक्चर हैं, जो इंसान जब जमीन के नीचे रहा करेगा तो वो कैसे एटमोसफियर में रहेगा। लाइक इसकी एक फेमस पेंटिंग है अंडरग्राउंड हॉल्स, आपने देखी है आई थिंक वो, जी। अंडरग्राउंड हॉल, अम, बहुत सारे लोग हैं जी, जी। आप ये बहुत अच्छे तरीके हैं कि बीता हुआ समय और जो समय हम सपनों में देखते हैं हम्म, और जो आने वाला समय, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को बांध के हम्म, अम, ऐसी चीज क्रिएट करना जो रियल है, हो नहीं रही है अभी, दिख हम्म, रही है और रियल होगी, वो बहुत खूबसूरत चीज है। वो आपकी कला में मुझे दिखती है और शायद सबको दिखनी चाहिए। नहीं दिखती है तो उनमें उतनी सादगी या उतना तप नहीं है जो नहीं ये देख बहुत बड़ी बात पाते, है। है ना। कोई आंसर नहीं। अम, जी, जैसे कि बड़ी मतलब अभी तक ये क्वेश्चन नहीं है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपको कि एक बहुत पुराना श्लोक है। ये कौन से वेद में आता है अभी मुझे याद नहीं है, पर मुझे श्लोक याद है। आपने भी सुना होगा, हम और सबको सुनाना चाहेंगे और आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। ये कहते हैं कि काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान इंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। बहुत बढ़िया, अद्भुत। इसमें यह है कि बकुले की तरह ध्यान, जी, जैसे वो मछली को पकड़ता है, हम्म, कौवे की तरह बोली भाषा, हम्म, चेष्टा, चैतन्य मन और समाज को, प्रगति को, हर चीज को जानना,
अल्पाहारी, कम खाएंगे तो लेजीनेस कम होगा, ज्यादा काम करेंगे, चाहे कला करे या कोई भी काम। हम्म, गृह त्यागी, ट्रेवलर्स, समझ रहा हूँ। नोमैड, ओके। कलाकार भी जिंदगी में भी घूम रहे हैं और कला भी घूम रही है, कला हम में और हम कला में, सही बात। है ना। तो वही है कि मतलब सोचो ना कि जैसे लोग बोले कि अगर ये चीज रियल है नहीं है, पर कितनी खूबसूरत चीजें हैं ये, सही। कि वो ह्यूमन लाइफ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर लेवल पे वो करेक्ट हो सकती हैं। हम लोग में कमियां हैं कि हम उसे डिकोड नहीं कर पाते। सही बात है। वो बातें लिखी जा चुकी हैं, है ये- ना। सो हम्म, लेकिन खुशी होती है कि उन बातों से प्रेरित होके हम आज के समाज को आने वाला आईना दिखाते हैं, और शायद उसी का नाम कला बहुत है। अच्छी बात है। जी। बहुत बड़ी बात है। अ, जैसे भी आपने मेंशन किया कि स्पिरिचुअल एंड टाइम और डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट वर्ल्ड की बातें की खुशबू उसमें मुझे आ रही थी, इन शब्दों में जो आपने अपने आर्ट वर्क का जब बताया। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि एक नॉर्मल पेंटिंग, ऑब्वियसली आपने आंसर दिया है, पर एक नॉर्मल पेंटिंग बनाने को और स्पिरिचुअल पेंटिंग बनाने में क्या फर्क है? ओके। बेसिकली फर्क अगर फिजिकल लेवल पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज दोनों में सेम कैनवस इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में सेम कलर्स कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं। बट थोड़ा सा विजन का फर्क है, अगर कह सकें विजन और कॉन्सेप्ट। बिकॉज जैसे हम अगर लैंडस्केपिंग करते हैं फॉर एग्जांपल, वो भी इमेजिनरी हो सकती है, उसको भी हम कह सकते हैं कि हमने काल्पनिक कुछ पहाड़ इमेजिन किए, देन पेड़ बनाए, नदियां बनाई। बट क्या होता है जब स्पिरिचुअल पेंटिंग्स बनाई जाती है तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्या इन सब से ऊपर है। आई मीन क्या ऐसी चीज है जो शायद इन सब को ऑपरेट कर रही है, जिसमें नेचर भी कंबाइंड है उसके ऑपरेशन में। तो जब भी कोई मेरे माइंड में स्पिरिचुअल आर्ट या इससे रिलेटेड वर्ड आता है तो मुझे कुछ लाइट्स या कुछ कह सकते हैं वाइब्रेशंस फील होती हैं। उसी को मैंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश की है। और कुछ पेंटिंग्स मेरी रहती हैं डार्क स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड, यानी कि अगर एक संस्कृत शब्द है जिसको हिंदी में भी कह सकते हैं योग भ्रष्ट। आपने नाम सुना होगा योग भ्रष्ट। कभी भोग भ्रष्ट वर्ड नहीं बोला जाता है, बट योग भ्रष्ट जरूर बोला जाता है, यानी कि कोई योग के मार्ग पे चल रहा है, अर्थात अपने को जानने की जर्नी में चला है, और अगर वो वहां से भटक जाए तो वो जिस डायरेक्शन में निकलता है दैट इज डार्क साइड ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। तो वो भी कोशिश की है एक डार्क साइड दिखाने की, और एक है जो बहुत ब्राइट साइड है, क्योंकि हर जगह द्वंद है दुनिया में, दिन रात, है ना, सुबह शाम, अच्छा बुरा, लाइट अंधकार। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए स्पिरिचुअल आर्ट के अंदर दो कैटेगरी है, एक डार्क साइड, एक जो ब्राइट साइड। तो कोशिश ये करता हूँ कि जब ये दोनों आप जैसे डिफरेंस पूछ रहे हैं तो डिफरेंस फिजिकल लेवल पे कुछ नहीं, बट मेन है कि विजन का, जो इंसान ज्यादा एनलाइटन फील करेगा या ज्यादा जी। अपने आप को जानने की कोशिश करेगा, अंतर्मुखी होगा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उससे ज्यादा नॉलेज आएगी, जो कि बाहर फिजिकल वर्ल्ड में जो लोग ढूंढ रहे हैं। भागदौड़ चल रही है सर, देख रहे हैं आप इधर उधर, सब भाग रहे हैं अपने नए नए लक्ष्यों को लेके। बट एक इंसान के पास ये लक्ष्य है कि खुद को जानना है और अपने अंदर जो कंसेप्ट चल रहे हैं उन्हें बाहर दिखाना है लोगों को। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जी। जैसे हम काफी टाइम से मैं देखता आया हूँ, और जितने लोग आपको जानते हैं उनने भी ये देखा है कि आपका बहुत जगह पे वॉल पेंटिंग होती हैं। अम, कुछ इसी लेवल की, कि जिसमें एक ट्रांस अनकही बातें फ्यूचर की बताई होती हैं, पास्ट को समझते हुए, और वर्तमान में इस खूबसूरती से कि इंसान को समझ में भी आए, सीख भी मिले, और वो आगे भी बढ़ चले। ओके। तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है कि किसी दीवार को अपने मन के रंगों से रंग देना पूरे सच के साथ? बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा। जब कॉर्पोरेट या क्लाइंट या गवर्नमेंट ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें आर्टिस्ट को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने मन की कल्पनाओं को इस दीवार पे अंकित कर सकता है, तो वो सबसे बेहतरीन, मतलब मेरे हिसाब से एहसास होता है, बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि उसके अंदर एक पागलपन भी होता है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, जो उस एनर्जी को बाहर निकालना चाहता है, वो एक डायरेक्शन में रह के काम नहीं कर सकता। मेरे को लगता है कि आर्टिस्ट इसके ऊपर एक डायरेक्टर नहीं होना चाहिए शायद। ट्रू आर्टिस्ट अगर किसी डायरेक्टर के साथ में काम कर रहा है, आई मीन, तो डायरेक्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको बाउंडेड ना किया जाए, बिकॉज बाउंडेड करके वो उसके आर्टवर्क को और गिरा सकते हैं।
अगर वो उसका आर्टवर्क को निखारना चाहते हैं तो उसको एक खुली छूट देनी चाहिए। वो भी तब जब उन्हें लगे, अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये और बेहतरीन कर सकता है तो उसे चांस देना चाहिए। तो जब वॉल पे वो पेंटिंग्स निकल के आती हैं और सामने से ये कहा जाता है कि आप फ्री हैं इसको पेंट करने के, देन वो चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो दिमाग के अंदर तरंगे होती हैं वो बाहर निकलती हैं और ज्यादा एनलाइट होकर बाहर निकलती हैं क्योंकि खुश होता है इंसान। और वॉल पेंटिंग में बस एक टफ टास्क ये रहता है कि लिमिटेड बाउंड्री जब रहती हैं तो उसमें क्या होता है कि आर्टिस्ट चाह के भी ना उसको सुधार नहीं सकता, बिकॉज सामने जो इंसान है वो चाहता है कि मुझे भाई आम चाहिए, मुझे आम का पेड़ नहीं चाहिए, तो और उन्हें आम इतने देना ही पड़ता जगह पे चाहिए। है। हाँ, काफी सारी हाँ जगह हैं वैसे। एक्चुअल में सबसे पहले हल्द्वानी में स्टार्ट किया गया था। उस समय वॉल पेंटिंग का ज्यादा ट्रेंड नहीं था, आज से लगभग 4 या 5 साल पहले। उस समय बहुत जी। कम, उस समय पेंटिंग्स थी नहीं इनफेक्ट हल्द्वानी की वॉल्स पे। फिर एक प्रोजेक्ट हुआ था, मुझे एक आईएफएस सर हैं उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी थी, एंड देन पहला प्रोजेक्ट मुझे ही मिला था वहां पे। और मैंने वहां पे वाइल्ड लाइफ दिखाई थी, लाइक स्नो लेपर्ड, मास्क डियर, रोडोडेंड्रॉन, है ना, कुछ और चीजें थी लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स, एपिक लैंडस्केप फ्रॉम उत्तराखंड। सो जब इनको कवर किया गया, जब इन्हें फिर न्यूज ने कवर किया कि शहर में ऐसा कुछ हो रहा है, देन फिर कुछ एनजीओज ने इस पे मिलके काम किया, कुछ और सोशल जो वर्क करते हैं ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे ग्रुप्स इसमें काम करने लगे। तो आज आप देखेंगे हल्द्वानी में लगभग 100-200 ऐसे ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं स्पेशली इसी चीज में। ये भी जी। बहुत बड़ी अच्छी बात है अपने आप में कि शहर को सजाने के लिए योगदान कर रहे हैं। बाकी बस ये था कि जब ये स्टार्टिंग में वॉल पेंटिंग करी गई थी तो ये थोड़ा टिपिकल था, बिकॉज वॉल पेंटिंग में क्या होता है ना, टेक्स्ट लिखे जाते हैं या एनिमेशन बनाए जाते हैं, बट एक डिटेल्ड लैंडस्केप बनाना ये मतलब बहुत नया कॉन्सेप्ट था, बिकॉज कैनवस पे बनाएगा इंसान और उसे किसी गैलरी में लगा के बेचेगा, क्योंकि दीवार है उसे खिसकाया तो जा सकता नहीं है, तो दीवार पे कोई डिटेल्ड वर्क क्यों करे। बट जब मुझे काम दिया गया मैंने डिटेल्ड वर्क किया, बिकॉज मेरे को ना परफेक्शन बड़ा मजा आता है उसको करने में। मैंने कहा सर मुझे समझ लगेगा, मुझे 4 महीने लग सकते हैं हो सकता है इस प्रोजेक्ट को करने में, बट मैं आपको अच्छा रिजल्ट देना चाहता हूँ ताकि आप सेटिस्फाइड रहें, मुझे भी खुशी मिलेगी। तो देन उन्होंने खुली छूट दी, उन्होंने कहा आप बनाइए। और जहां जहां पे उन्हें करेक्शन की रिक्वायरमेंट लगी मैंने करेक्शन किया, जहां पे उन्हें लगा कि यार ये बिल्कुल खराब हो गया तो देन उस लैंडस्केप को पूरा वैनिश करके देन न्यू कोटेड किया गया। तो बड़े स्ट्रगल्स थे, लेकिन अच्छा रहा सब कुछ। जी। क्योंकि वही है ना कि जैसे जो आपने बात बोली कि उनको एक कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग लेवल के हिसाब से चाहिए, ट्रेवल के लेवल के हिसाब से। हाँ पर कलाकार को जब उसका कैनवस मिलता है, हाँ, वो अपनी उंगलियों में लगा हर रंग उस कैनवस पे छोड़ देना चाहता है। बिल्कुल। सो बहुत कभी कभी बात है। खुद को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ सो अच्छी बात है, वो एक कॉमर्शियल लुकआउट है उस पे। तो बट आप देखेंगे कि जब आप अपने ये वर्क बनाते हैं या आपसे लोग बोलते होंगे, जब आप अपने स्पिरिचुअल गॉड रिलेटेड बनाते हैं या मंदिर, तो सोचो ना कितना खूबसूरती है कि जो लोग वहां अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या अपनी मजबूरियों से नहीं जा पा रहे हैं, वो आपकी कला डिजिटल देख के या वो पेंटिंग्स बाय करके अपने घर में उस मंदिर या उस भगवान का प्रतिबिंब आपने उनको दिया। ऑब्वियसली उनने आपको पे किया है, पर मुरादें तो दोनों की पूरी होंगी ना। जिस कलाकार ने बिल्कुल। बनाया, उनको, उनके लिए वो पूजा सामग्री है, उनके हम्म, देव उनके इष्ट हैं हम। तो सही बात। जितना वो पूजा करेंगे, कलाकार की पूजा दुआएं कबूल होंगी, क्योंकि बहुत उनने माध्यम बने ना बहुत बड़ी बात। उनके देव या उनकी बिलीफ को ले जाने के लिए सही बात है। उसके पास। तो वो ये बहुत बड़ी बहुत बात खूबसूरत चीज है हो। आपने। जी। जैसे कि मैंने देखे हैं, और जितने जो अब सब लोग आपको जानते हैं फॉलो करते हैं उनने भी देखा है कि गॉड रिलेटेड पेंटिंग्स बनाने में, गॉड रिलेटेड मंदिर बनाने में, कुछ में आपके आर्ट पर काफी रियलिस्टिक फील होता है। क्योंकि आप जैसे बोल रहे थे ना कि कॉपी ही कर दो, कॉपी तो तुरंत दिखेगा, क्रिएटिविटी एंड कॉपी में बहुत डिफरेंस है। एंड तो वही वाली बात है कि कुछ आर्टिस्टों के, जो मैं इतने सालों से वर्क देख रहा हूँ, क्रिएटिव वर्क भी कार्टूनिश लगते हैं। हम्म, समझ पर जब सकते मैंने आपका वर्क देखा, तो मुझे वो वर्क काफी रियलिस्टिक और बिलीव के तौर पे भी कहूंगा, एंड काफी रियलिस्टिक लगा। हैं। ओके। कि एक अपने अविरल मन को जो अनुभूति होती है किसी मंदिर में, हम्म, ऑब्वियसली उतनी नहीं फील होगी, क्योंकि वो एक
डिजिटल माध्यम पे आप देख रहे हैं, पर उस चीज को आप घर पे रखें, उसमें वो चीज बहुत फील होगी। हम्म, तो वो चीज का कुछ प्रोसेस है, या वो सिर्फ आपका डेडिकेशन है कि आप उसमें उतनी सच्चाई पिरो देते हैं? बस डेडिकेशन कह सकते हैं। और जी। दूसरी, कुछ टेम्पल्स तो मेरे केवल काल्पनिक हैं, अगर आप उन पे गौर करें। एक सीरीज है धरा टेम्पल्स नाम से, DHARA। जी। तो धरा टेम्पल्स जो कंप्लीट सीरीज है वो सारी इमेजिनरी है, यानी आप उसमें जो भी टेम्पल्स, जो भी श्राइन्स देखेंगे, वो सारे के सारे टेम्पल्स इमेजिनरी। यानी वो आपको रिलेट कर सकते हैं, आपको लगेगा कि शायद ये किसी मैंने पहाड़ के ऊपर देखा हुआ मंदिर है, या नदी के किनारे पे, या सड़क के किनारे पे, या किसी घने जंगल के बीच में। बट वो कहीं ना जी। कहीं रिलेटेड लगेगा, बट वो टोटल इमेजिनरी है। उसका लैंडस्केप, उसका आर्किटेक्चर, उसके आसपास की सराउंडिंग्स, उसका वेदर, तो वो सारा कुछ कोशिश ये होती है कि मेरे माइंड में जब कुछ टेम्पल से रिलेटेड चीजें आती है तो एक डिवाइन भाव भी आ जाता है अपने आप में ही। लगता है कि हाँ, बॉडी प्योर होनी चाहिए, है ना, शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा, जब पेंटिंग बना रहा हूँ तो कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसी एनर्जी आसपास रहे जो कि बहुत ज्यादा तामसिक प्रभाव में हो। आई मीन थोड़ा बचना चाहिए उस दौरान, ताकि वो चीज जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसमें एक तरीके से जीवंतता आ जाए। आप जो रियलिस्टिक वर्ल्ड कह रहे हैं, तो रियलिस्टिक को शायद ज्यादा बेटर तभी लगती है, डेडिकेशन और इन सब चीजों के बावजूद, ताकि थोड़ा सा अच्छा आ जाए उस हाँ, चीज। क्योंकि इसलिए मैंने प्रोसेस जानने की कोशिश की, और ताकि लोग भी जो ये देखें वो भी ये जाने कि क्यों शुद्धता जरूरत होती है कला में, किसी भी चीज को शुद्ध रखना बनते समय। ओके, थोड़ा। है ना? आपको आवाज, मेरी आवाज आई? क्योंकि या आपका शायद लैग कर रहा है वीडियो। हाँ, है ना? तो इसीलिए कि वो सच्चाई और शुद्धता होनी चाहिए कला में। हाँ, नहीं तो आपके मन का सच बाहर कोई कैसे जानेगा, सही बात है। जब आप में ही कहीं असत्य छुपा होगा। है ना? आप में वो सत्य है, तब दूसरे के असत्य को आप सत्य कर पा रहे हैं। है ना? सही बात सो जैसे कि अब कुछ गॉड रिलेटेड पे बढ़ते है। हैं। ओके। ऑब्वियसली क्रिएटिव के हिसाब से, हम्म, कि जब गॉड रिलेटेड आप कुछ बनाते हैं ओके। और सपनों की दुनिया में ही हम फील करते हैं, बेशक उसको, क्योंकि उन गॉड को हमने रियल में देखा नहीं है, पढ़ा है हम्म, या उनके मंदिरों में देखा है, तो हमें ओके। उनकी एक रूपरेखा पता है। हम्म, पर क्योंकि आप स्पिरिचुअल आर्टवर्क से जुड़े हैं, क्या ये कहना सही होगा कि वो पेंटिंग बनाने की प्रोसेस में या पेंटिंग बनाने के बाद उस देव की अनुभूति होती है, या उस देवी बहुत, की? एक बहुत सेंसेशनल टॉपिक है। और इस बारे में यही कह सकते हैं कि एक उनके दास होने की अनुभूति होती है। यानी कि क्योंकि वो एक कुम्हार की तरह हैं जिन्होंने घड़े बनाए हैं। और जी। अगर उनका बनाया हुआ कोई घड़ा किसी सही घर में चले जाए, या उसकी लाइफ बढ़ जाए, तो शायद घड़े को अभिमान नहीं करना चाहिए कि हाँ, मैं किसी अमीर व्यक्ति के घर चला गया, या फिर मेरा जीवन अनुभूति होना एक बहुत बड़ी बात है। पर हाँ, उनको, उन्होंने मुझे जो चीजें दी हैं उसके लिए मैं उनके लिए आभार व्यक्त करना पसंद करूंगा। कि हाँ, उनकी वजह से मुझे ये चीजें आ पाई। उन्होंने मुझे अच्छा शरीर दिया, अच्छे नेत्र दिए, अच्छे हाथ पांव दिए, ताकि शायद मैं उन चीजों को जो मेरे आंखों से दिखती है, दिमाग में चलती है, उन्हें अपने हाथों के माध्यम से बना सकूं। तो बस एक आभार व्यक्त करने वाली अनुभूति होती है। उनकी तुलना करना या उन्हें अपने शरीर में धारण कर लेने जैसे भाव शायद नहीं आ पाते हैं, और शायद नहीं आने चाहिए। हाँ, इसीलिए वो क्योंकि कोई भी आर्ट फॉर्म में एक स्पिरिचुअल और मेडिटेशनल लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत तप लगता है, बहुत हम्म, डेडिकेशन, बहुत प्रैक्टिस लगती है। ऑब्वियसली उसमें कोई अशुद्ध चीज नहीं आनी चाहिए। है ना? ये चाहे जी। कोई मॉडर्न आर्ट बना रहा है, कोई डांस, पेंटिंग, मार्शल आर्ट, किसी चीज में भी है, किसी भी, इवन कोई आर्ट में नहीं भी है तब भी। है ना? हम्म, सो विवेक जी, इसी तरीके से जैसे हमारे कुछ आर्ट वर्क होते हैं, जैसे या फिर उतना अपनी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अपनी कला के। जैसे मेरे दो कैमरे हैं, हम्म, एक को ऑलमोस्ट 11 ईयर हो गया है, एक को ऑलमोस्ट 8.5। एक अभी भी वर्किंग है, हम्म, एक अभी रिसेंटली 2-3 वीक्स पहले मुझसे जुदा हो गया है हमेशा के लिए, अब वो नहीं चलेगा। पर मैं फिर भी उसे प्यार से रखूंगा हमेशा अपने पास। so sad। चाहे मैं कितना भी
फेमस आर्टिस्ट बन जाऊं या कुछ भी, या जो भी लेवल का काम करूं, मैं उसे कभी सेल या किसी को नहीं सौंपूंगा। तो आपकी ऐसी कोई कला है जिसको आप सेल नहीं करना चाहते, या फिर इवन दिखाना भी नहीं चाहते किसी को? और क्या हाँ। उसका रीजन है? और ना ही हम देखना चाहेंगे, ना ही हम उस कला का नाम जानना चाहेंगे, पर वो फील क्या होता है कि ये मेरा है, ये नहीं बिकेगा, नहीं दिखेगा। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, और जी जी। स्पेशल अगर किसी एक के बारे में कहा जाए तो ऐसी कोई एक पेंटिंग नहीं है, परंतु ऐसी जी कई जी। सारी पेंटिंग्स हैं जिनको मैं शायद सेल नहीं करना चाहूंगा। वो केवल एग्जिबिट की जा सकती है कभी ना कभी फ्यूचर में, या किसी खास कोई व्यक्ति घर में आए और वो चाहे कि उसे देखना है तो दिखाई जा सकती है, परंतु उन्हें सेल नहीं किया जाएगा। उसके पीछे दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वो मुझे बहुत पसंद है, एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत अच्छा कार्य है। दूसरा मुख्य रीजन कि वो किसी और के पास चले जाएगी तो शायद जो मैंने जिस भाव से उसे बनाया था वो भाव से उसको सम्मान ना मिल पाए उस पेंटिंग को। और तीसरा सबसे अहम कारण, उसको मैं बेच के ना अपना शायद अपनी अपनी साथ धोखा करूंगा, क्योंकि उसे मेरे द्वारा बनाया गया है तो ये कहीं ना कहीं एक कृपा है, ब्लेसिंग है, उसको ठुकराना एक गलत होगा अपने हिसाब से। हाँ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत बात आपने बोली, क्योंकि कुछ चीजें ना हाँ, दुनिया में, इस समाज में दूसरी नहीं बन पाती। हाँ, सहमत हूँ, पूरी तरह से वो सहमत हूँ। पहली ही पहली होती है और वो ही आखिरी होती वही आखिरी होती है, सही बात। है। एक जैसे हस्ताक्षर करना भी अपने आप में बहुत मतलब मुश्किल कार्य है। एक जैसे जी हस्ताक्षर करना, आप भी कभी अपने अगर सिग्नेचर्स करें तो आप फील करेंगे कि आपने 10 सिग्नेचर की उनमें से हार्डली 2 सिग्नेचर मैच कर रहे हो आपस में। रेयर चांस है, बिकॉज तो पूरी जो जी। पेंटिंग है फिर उसके मैच करने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा यही ऑप्शन है, स्कैन कॉपी एंड प्रिंट। क्योंकि वो समय, जो भी कला जब वो बनी, वो एक हम्म, समय, वो ब्लेसिंग्स या हमारा डेडिकेशन ऐसा होता था या कि वो हो गया, वो खुद हमसे हम्म, भी शायद दोबारा ना हो पाए। बिल्कुल सही शायद बात मैं है। इसलिए बोलूंगा क्योंकि वक्त से परे कोई नहीं है। अद्भुत, बहुत बड़ी बात। आपकी बातें गहन मायनों में मतलब ना कुछ अर्थ रखती हैं अगर कोई इसे समझे। और मैं इसे जब फील करता हूँ ना, कुछ कुछ बीच में बातें ऐसी आई जिन्हें मैं फील कर रहा हूँ और वो बहुत डीप है। क्योंकि मैं आपके साथ ना काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे को बस एक ही चीज बढ़िया लगती है, डेडिकेशन। और मुझे एक स्पिरिट लगती है जो कि कभी ना कभी आई विश कि वो कभी ना कभी सही डायरेक्शन में निकले, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहती है। बस जी वो जी। स्पिरिट जीवित रहे, हेल्दी रहे। बाहर की बॉडी तो थोड़ा थोड़ा करके डल होनी है समय के साथ साथ, आज नहीं तो कल, हाँ 10 साल बाद, 20 साल बाद। जी तो जी। बाकी बस आप ना जो ये कार्य कर रहे हैं इसे आप कंटिन्यू रखें, बहुत अमेजिंग वर्क है। मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ ऐसे आर्ट वर्क को लेके कुछ अच्छा करूँ काम आगे को। कुछ फॉरेन कंट्री से कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेशनली, और उन सबके साथ मिलके कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर की कहीं स्पिरिचुअल आर्ट, विजनरी आर्ट या फ्यूचरिस्टिक आर्ट, इन सारी कैटेगरीज को प्रमोट किया जा सके। बाकी आपके लिए भी यही विश करता हूँ कि जो आपने इनिशिएटिव लिया इसके थ्रू बहुत सारे और आर्टिस्ट कनेक्ट आगे हमें भी। भी बहुत खुशी होगी कि जब आप हमें पुकारें तो हम भी बिल्कुल, मॉडर्न अवतरण कर पाए आपकी कला में और आपके साथ। बहुत बड़ी और बात है, बहुत बड़ी। आशा करेंगे कि जब हम भी पुकार करें तो आप भी आए, है बिल्कुल, ना। और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कलाकार से ही आपके साथ। कलाकारी बनती है बिल्कुल, और कला संपूर्ण होती है। जी आपके साथ कार्य करना मतलब सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं इस बात को बड़ा मानता हूँ कि मेरे अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद सामने वाले में नहीं हो सकती, और उनके अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है शायद जिसका 10% मेरे अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैं प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहता हूँ, करता हूँ। इसीलिए क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है शायद जो मेरे अंदर नहीं है, ना ही मैं उसे अडॉप्ट कर पाऊंगा, ना मैं सीख पाऊंगा। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं, शायद मैं आपके साथ रह के ही थोड़ा बहुत सीख सकता हूँ, अनुकरण कर सकता हूँ, पर पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाऊंगा इन चीजों को। सो जी। दैट्स व्हाई आई लव यू और बहुत सारी और चीजें। लव यू टू ब्रदर। जैसे कि आपने भी बोला कि कलाओं की चीज एंड ऑल, कि हम्म, इसमें ना एक यही खूबसूरती होती है कि अपने में बधे रहना, अपनी कला में बधे रहना बहुत खूबसूरत बात होती है। और जितना हम अंदर जाते जाएंगे अपने अंदर, अपनी बुद्धि को से जुड़े रहेंगे, अपने शरीर को सक्षम रखेंगे, हम्म, कलाओं में ओके, बंधित रखेंगे, उतनी ही अच्छी बात है।
और मैं आशा करता हूं कि आपकी कलाएं यूं ही कलाकारियां समाज में करती रहें। और एक आपसे प्रश्न नहीं, एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि कला का जो सत्य है, जैसे आपने बोला कि उनमें ये क्षमता, आप में क्षमता, मुझ में ये क्षमता, हम सब अपूर्ण हैं। जो पूर्ण है वो ही कला बहुत है ना। बहुत सो आगे। उसी को पूर्ण करने में हम सब लगे रहते हैं। एंड आशा करता हूं कि आपकी पूर्णता और आपकी सत्यता आपके साथ बनी रहे, और जो अपूर्ण है वो एक दिन सत्य के साथ, पूरे तांडव और पूरे सत्य के साथ इस संसार को दिखे। हाँ, शायद कुछ नेटवर्क इशू है में भी, है ना। आपको मेरा वॉइस आ गया था? हाँ, मुझे आपका वॉइस आ गया था। अच्छा अच्छा, जी जी जी। आपका थोड़ा वीडियो लैग कर रहा है, थोड़ा कोई हाँ, बात नहीं। जी। नेटवर्क जोन से शायद मेरे को लगता है यहाँ नेटवर्क इशू है। बट हाँ। बहुत अच्छी मतलब लंबी मीटिंग रही, और बाकी जी मैं जी कभी ना कभी आपके साथ जुड़ के किसी ना किसी आपके प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम करना चाहूंगा। बड़े जी, सौभाग्य की जरूर। बात होगी। और हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा कलाओं से और कलाकारों से जुड़ के, बिल्कुल और आपसे जुड़ बिल्कुल। के। पुनः धन्यवाद। पुनः इस नमस्कार। इनिशिएटिव के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। जी, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।